नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके थे वहाँ पे हमने देखा था बादामी गुफा। ठीक है, तो बादामी गुफा के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में सित्तनवासल की गुफाएं। क्या होती हैं सित्तनवासल की गुफाएं, कहाँ पे स्थित हैं और सित्तनवासल के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बादामी गुफा में हमने देखा चालुक्य वंश इसके जो है संस्थापक होते हैं बादामी गुफा में, और मूल रूप से कर्नाटका राज्य में पड़ता है बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका राज्य के बीजापुर ज़िले में पड़ता है। चालुक्य वंश इसके संस्थापक होते हैं और मूल रूप से यहाँ जो है 4 गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहती हैं और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंध रखती है। तो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ पे स्थित हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब पूछता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शंस में देगा जैन ब्राह्मण, जैन बौद्ध और जो है ब्राह्मण बौद्ध। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जैन और ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण से संबंधित 3 गुफा स्थित है, जैन धर्म से संबंधित 1 गुफा स्थित है। बादामी गुफा की बात हो गई, कर्नाटका राज्य है। सित्तनवासल की आज हम लोग बात करने ही वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने बाघ गुफा को पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से। बाघनी नदी के किनारे बाघ गुफा के बारे में जाना था। बाघ गुफा, बाघनी नदी MP मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है। कई बार बाघनी नदी ना पूछ करके नर्मदा नदी पूछ लेता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बाघ गुफा कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे है, बाघनी गांव में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत सी बार तो केवल यही पूछा गया कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इसकी खोज कब होती है? ये डाटा कई बार पूछा जाता है। तो बाघ गुफा की खोज की अगर हम लोग बात करें तो सन 1818 में खोजा जाता है। बहुत ही पुराना डाटा है। सन 1818 में बाघ गुफा को खोज लिया जाता है। डैगर फील्ड के द्वारा खोजा जाता है। नाम याद रखना है, बहुत बार पूछे गए हैं डैगर फील्ड साहब। तो डैगर फील्ड। अच्छा, ये जो रिवीजन हम लोग करते हैं ये आपको कैसा लगता है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। बहुत से लोग इसका जो है विरोध करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो आप लोग ज़रूर बताएं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग रिवीजन करना छोड़ देंगे, सीधे अपने चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हमने सडांग के बारे में पढ़ा ही था। सडांग हमने देखा, जोगीमारा की गुफा हमने देखा है, जोगीमारा की गुफा हमने देखा है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का हमने अच्छे से पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा खोज करता है। 1921 सन आता है, याद रखना है, सन बहुत बार पूछा गया है। रावी नदी है। और जो है मोहनजोदाड़ो की अगर बात होती है तो लखराना प्रांत होता है, यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। रखालदास बनर्जी खोजते हैं, 1922 में खोज देते हैं मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हो जाता है, जहाँ बहुत से लोग एक साथ बैठ के स्नान कर सकते थे। महाविद्यालय मिल जाता है, मन के बनाने कारखाने मिल जाते हैं। दाढ़ी वाले पुजारी बाबा की मूर्ति कहाँ मिलती है? मोहनजोदाड़ो में मिलती है। बहुत बार पूछा गया है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो राखालदास बनर्जी खोज करता है। लोथल पूछा जाता है, बहुत बार गुजरात का क्षेत्र होता है। रंगनाथ राव इसको खोज करता है, 1955 में खोजा जाता है। भोगवा नदी किनारे है। ऐसे रंगपुर पूछ लिया जाता है, रंगपुर भी गुजरात का ही क्षेत्र है। रंगपुर गुजरात वाला क्षेत्र है, काठियावाड़ जिला में स्थित है। SR राव इसको खोजते हैं, 1954 में खोज लिया जाता है। 1954 में खोज लिया जाता है रंगपुर। भादर मादर नदी किनारे है। ज्वार बाजरा यहीं पे रंगपुर में ही मिलता है, ज्वार और बाजरा। मिट्टी का हल बहुत बार पूछा गया है। सरस्वती नदी के किनारे बनावली का क्षेत्र होता है। बनावली हरियाणा प्रांत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहीं पे मिट्टी का हल मिल जाता है। अच्छा, कच्चे ईंटों के मकान कहाँ मिले हैं? कच्चे ईंटों के मकान हों, चूल्हे हों, ये सब कहाँ मिले? तो सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं। कोड दीजी जगह है, सिंध पाकिस्तान का क्षेत्र होता है। कोड दीजी, इसे नोट डाउन कर लेना बेटा। जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे होंगे उन्हें तो याद हो गया वो सब। ठीक है, अच्छा, एक डाटा और हमने पूछा था, रंगीन चित्रकारी कहाँ मिले हैं? मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी डाटा कहाँ मिला है? तो अपना मेरठ उत्तर प्रदेश है, आलमगीरपुर क्षेत्र होता है। यज्ञदत्त शर्मा इसको 1958 में खोजते हैं। ये डाटा कई बार पूछा गया है। कब खोजते हैं? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा खोजते हैं। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मृदभांडों पे रंगीन चित्रण होता है यहाँ पे। और जो है तांबे कुल्हाड़ी तो आप जानते ही होंगे, सतलज नदी के किनारे सभ्यता फैली है और 1955 में मूल रूप से खोजा जाता है। यज्ञदत्त शर्मा इसे खोजते हैं। रोपड़ क्षेत्र है, रूपनगर पंजाब का क्षेत्र होता है रोपड़।
ठीक है। मांडा बहुत बार पूछा गया है क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तर का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है मांडा। मांडा मूल रूप से चेनाब नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे हड्डियों के बाण मोहर के साक्ष्य कुछ ऐसे मिले हैं। जगपति जोशी 1982 में मांडा को खोज देते हैं। कई बार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछ लिया जाता है। उत्तर में मांडा तक है, दक्षिण में अगर बात करें दैमाबाद तक है, दक्षिण में दैमाबाद तक आ जाता है, यहाँ दैमाबाद है, यहाँ पे मांडा है। अगर पूरब में बात करें आलमगीरपुर मेरठ आ जाता है, जबकि पश्चिम में कहाँ आता है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान वाला क्षेत्र होता है, सुतका गेंडोर। कालीबंगा साहब जानते ही हैं, राजस्थान का क्षेत्र होता है, हनुमानगढ़ जिला है। अमलानंद घोष इसे खोजते हैं। 1953 1960 दो डाटा दिए हैं, तो 1953 बहुत बार पूछा गया है। कालीबंगा खोज कब हुई? 1953 में हुई। राजस्थान का क्षेत्र है, घग्गर नदी किनारे हैं। जुते हुए खेत मूल रूप से कालीबंगा में ही प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत, अग्निकुंड, चूड़ियाँ, ठीक है, तो ये सब कहाँ प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। जबकि चूड़ियाँ मिले हैं कालीबंगा में। लिपस्टिक कहाँ मिला है? लिपस्टिक, पाउडर, काजल, मनके बनाने कारखाने ये चनहूदड़ों में मिलते हैं। चनहूदड़ों में मिल जाते हैं, चनहूदड़ों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सभी के डाटा अलग अलग हैं, सभी को याद भी रखना है। अगर याद नहीं रख पाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे जो आप देखते होंगे टेस्ट पेपर सुबह कराया जाता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। मैं देखता हूँ कठिनाइयाँ हैं लोगों के अंदर। भारतीय चित्रकला के सडांग को पढ़ाया गया। सडांग में केवल 6 क्रम याद रखने हैं। यशोधर पंडित को याद रखना है और एक बाबा जी को याद रखना है। बाबा जी कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को लिख दिया है सडांग, जिसे वो लोग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स कहते हैं। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। मूल रूप से 64 कलाओं का उल्लेख होता है कामसूत्र में। कई बार पूछा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। ठीक है, पंडित यशोधर किस शताब्दी में इसको लिखते हैं? कामसूत्र का टीका। कामसूत्र का टीका का नाम क्या है? जयमंगला। जयमंगला, जयमंगला टीका का नाम है। 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य लिख देते हैं बाबा जी, यानी पंडित यशोधर जी लिखते हैं। पंडित यशोधर जी राजपुरोहित थे किसके दरबार में? राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में। राजा जयसिंह प्रथम जयपुर के राजा थे, ये ध्यान रखना है। कहाँ के? जयपुर के राजा के दरबार में पंडित यशोधर जी उनके यहाँ राजपुरोहित थे। जयमंगलक टीका लिखा है। जयमंगला टीका किसका है? कामसूत्र का है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हड़प्पा सभ्यता में एक डाटा और पूछ लिया जाए, रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब वाला क्षेत्र होता है, रूपनगर। यज्ञदत्त शर्मा 1955, याद रखना है, तुरंत याद आना चाहिए। सतलज नदी तांबे कुल्हाड़ी मिलती है वहीं पे रोपड़ में। ठीक है, आलमगीरपुर आप जानते ही हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र होता है सुरकोटदा। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और मूल रूप से जगपति जोशी जी इसे खोजते हैं सुरकोटदा को। ठीक है, सडांग में जो महत्वपूर्ण है वो एक श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र सडांककम। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यशोधर पंडित, जयमंगला, 11वीं 12वीं शताब्दी, हमने बहुत अच्छे से बताया। रूप भेदा इसका पहला क्रम है। रूप भेदा के बाद प्रमाणानि दूसरा आता है, भाव तीसरा आता है, लावण्य योजना चौथा आता है, लावण्य योजनम चौथा आता है, सादृश्यम 5वां आता है, सादृश्यम के बाद वर्णिका भंग 6वां आता है। यही सडांग हैं, चित्रकला के सडांग यही हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सदृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, तो यही सडांग हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं सभी को हमने बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा देखे होंगे और समझ में भी आपको आया होगा। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन पहले वीडियोज़ ढंग से देख लें, उसके बाद कमेंट में लिखें तो मज़ा आता है। ठीक है, जोगी मारा गुफा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जोगी मारा गुफा हो चुका है 300 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ये सरगुजा रियासत है। सरगुजा रियासत कहाँ पे पड़ती है? जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा मूल रूप से मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। ठीक है, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है जोगी मारा गुफा, ये याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, यहाँ पे एक डाटा और दिया गया है। मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सरगुजा रियासत हुआ करती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ डंडोरा होता था। रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था। ठीक है, और जोगीमारा की गुफा की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछ ली गई है। 10 फीट, 6 फीट और 6 फीट। 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है, 6 फीट गहरा है। तो 10, 6, 6 का डाटा दिया गया है जोगीमारा गुफा के लिए। ठीक है, और जोगीमारा पे मूल रूप से अपने
चित्रण या अध्ययन किसने किया है? तो 1914 में असित कुमार हल्दर और क्षमेंद्रनाथ गुप्ता। क्षमेंद्रनाथ गुप्ता कहीं क्षमेंद्रनाथ गुप्ता नाम आता है, याद रखना है। असित कुमार हल्दर, क्षमेंद्रनाथ गुप्ता 1914 में मूल रूप से जोगीमारा पे अध्ययन करने के लिए जाते हैं। जोगीमारा समझ में आ गया। अब क्या बचता है? बाघ को हमने देखा, और बाघ के साथ साथ हमने क्या देखा? बादामी देखा, जोगीमारा देखा, आज सित्तनवासल पढ़ ही रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तक देखा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो सभी को। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में घायल सुअर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इनको हमने ढंग से पढ़ाई है। सभी क्लासेज आप लोग सीरियल वाइज देख लीजिए। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आप लोग पीछे का डाटा सब कुछ देख लिए हैं, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सित्तनवासल की गुफाएं। मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो सित्तनवासल की गुफा कहाँ स्थित है, यही बहुत बार पूछा गया। तो सित्तनवासल की गुफा बेटा दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, तमिलनाडु राज्य है, वहीं के तंजौर जिले के अंतर्गत आता है। तंजौर जिला कई बार पूछा गया है, कई बार सीधे ऑप्शन में तमिलनाडु रहता है, दोनों याद रखना है। दक्षिण भारत में सित्तनवासल स्थित है, तंजौर जिला में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? तो तंजौर जिले के अंतर्गत पादुकोट्टई के उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर पे कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पे सित्तनवासल नामक स्थान पे स्थित है। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है सित्तनवासल गुफा किसकी नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, याद रखना है। मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहाँ पे है? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? रावी नदी। बनावलिक सभ्यता किस पे है? सरस्वती नदी। रोपड़ की सभ्यता कहाँ पे है? सतलज नदी। आलमगीर की हिंडन नदी। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप याद करेंगे एक दूसरे से कोरिलेट करके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सित्तनवासल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बेटा सित्तनवासल का जो शाब्दिक अर्थ है वो जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान है। जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान मूल रूप से सित्तनवासल कहलाता है, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। यूँ तो यहाँ की भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता, एक बार ये भी डाटा पूछा गया है, कौन से शोधकर्ता? फ्रांसीसी शोधकर्ता हैं श्री दूरबील को ही जाता है। सित्तनवासल की खोज का श्रेय श्री दूरबील को जाता है, फ्रांसीसी खोजकर्ता हैं, याद रखना है। ठीक है, किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सबसे पहले किसने खोज दिया है? तो श्री दूरबील ने अपने पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा और उन्होंने इसके चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितना कि यहाँ की गुफा प्राचीन थी, यानी पुरानी थी। तो श्री दूरबील कहते हैं कि टी.एस. गोपीनाथ सबसे पहले खोजे हैं, जबकि माना जाता है श्री दूरबील खोजे हैं। दोनों को याद रखना है। सित्तनवासल गुफा किसने खोजा? दूरबील ने खोजा या फिर गोपीनाथ ने खोजा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं तंजौर जिला है, तमिलनाडु क्षेत्र है, कृष्णा नदी किनारे स्थित है। सित्तनवासल की गुफाएं हैं। भित्ति चित्रण सबसे ज़्यादा सित्तनवासल गुफा में पाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राचीन कला विदेक शिक्षा शास्त्री नहीं, ये कला शास्त्री हैं। सी शिवरमन मूर्ति ने इसको पांड्य चित्रकला की अप्रियतम केंद्र के रूप में माना है। तो श्री शिवराम मूर्ति के अनुसार जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं ये किससे संबंध रखती हैं? तो पांड्य चित्रकला से, यानी पांडवों के समय की चित्रकला को ये दर्शाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे डाटा कहा गया ऐसा विदित होता है कि वहाँ के भित्ति चित्रों में बड़े ही उच्च कोटि के रहे होंगे। वहाँ की जो दीवारों पे चित्रण हुए हैं बहुत ही अच्छे कोटि के, यानी बहुत अच्छे से किया गया होगा। ठीक है, परंतु आज ये भगना अवस्था में है, यानी टूटे फूटे अवस्था में हैं, लगभग गिरने लगे हैं। छतों और खंभों के चित्रण कुछ अवशेष मात्र हैं, किंतु समय की मार के कारण ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यह गुफा मंदिर चट्टान काट करके बनाई गई थी। सित्तनवासल की गुफा कैसी है? तो मंदिर के चट्टानों को काटा गया, उसके बाद सित्तनवासल गुफा का निर्माण किया गया। कृष्णा नदी किनारे स्थित है, तंजौर जिला में है, तमिलनाडु प्रदेश में है। ठीक है, सित्तनवासल की गुफा कैसी है? भित्ति चित्रण गुफा है, मैं बार बार कहता हूँ भित्ति चित्रण गुफा है। कैसी गुफा है? मंदिर के चट्टानों को काट के बढ़िया से बनाया गया है, सबसे ज़्यादा भित्ति चित्रण मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न एकदम दूर करते हुए चलना है, नोट्स आपको मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, नोट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बना रहे होंगे, अच्छे नोट्स बना रहे होंगे।
सित्तनवासल के चित्र। यह गुफा जैन मंदिर है जो पूर्णतः चित्रों से अलंकृत थी, किंतु अब यहाँ केवल छत तथा स्तंभों के ऊपरी भाग में ही चित्र मिलते हैं। तो सित्तनवासल की गुफा कैसी गुफा है बेटा? जैन धर्म से संबंध रखती है, जैन मंदिर है। ठीक है, सित्तनवासल की गुफा मूल रूप से कैसी है? जैन मंदिर है। कैसी है? जैन मंदिर है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बरामदे और छत के बारे में कुछ डाटा बताया गया है कि यहाँ के बरामदे की छत में एक कमल वन का आलेखन है। तो कमल वन का आलेखन मूल रूप से कहाँ के छतों पे पाया गया? सित्तनवासल के छतों पे। अगर नहीं दिया होता सीधे ये डाटा पूछा जाता, सित्तनवासल में कमल नयन का छत जो है चित्रण है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे तंजौर जिला है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं तो भित्ति चित्रों में से एक सरोवर का दृश्य दर्शाया गया है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं और गोपूच्छित कृति। इस फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया दृश्य दिखाया गया है। सरोवर में कुछ पुष्प खिले हुए हैं उनको दर्शाया गया है, लेकिन ये कहाँ पे? भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो जो स्थान रिक्त है वहाँ पे मीन, मछली, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं, लेकिन ये सब भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे दर्शाए गए हैं। मीन, मकर, कच्छप जल क्रीड़ा करते हुए दर्शाए गए हैं। कहाँ पे? सित्तनवासल की गुफाओं में। ठीक है, पास ही हाथी, भैंसा और पक्षियों के समुदाय भी चित्रित हैं। कहाँ पे? दीवारों पे, सित्तनवासल की दीवारों पे। 3 दिव्य पुरुषम आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है, जिसमें से 2 आकृतियों को गहरा लाल रंग से व 1 आकृति को पीला रंग से रंगा गया है। 3 आकृतियां हैं जिसमें से 2 गहरे लाल रंग में दर्शाई गई हैं, 1 पीला रंग में दर्शाया गया है। और यहाँ के चित्रकारों ने रंगों का विधान सुंदर व सरल रूप से दर्शाया है। कहाँ पे? सित्तनवासल की गुफाओं में मूल रूप से चित्रकारों ने रंगों का विधान बहुत ही अच्छे से किया है और मार्मिक दृश्य इन्होंने बनाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का भी प्रयोग किया गया है कि गोलाई में दर्शा दी जाए, पूरा जो है भित्ति चित्रण अच्छे से हो जाए, उसके लिए सुकोमल छाया का प्रयोग किया गया है। और खंभों के ऊपरी भागों में 2 अप्सरा, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अप्सरा को लोक विक्षुब्ध चित्र हैं जो नृत्यरत हैं। नृत्य अप्सरा जिन्हें नाम दिया जाता है, नृत्य अप्सरा नामक चित्र, भित्ति चित्र कहाँ पे है? तो मूल रूप से आपके सित्तनवासल की गुफा पे स्थित है। सित्तनवासल गुफा कहाँ पे है? तंजौर, तमिलनाडु। तंजौर जिला है, तमिलनाडु क्षेत्र है, कृष्णा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो सित्तनवासल से अभी तक जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी डाटा याद हो जाए। किसने कहा था पांड्य चित्रकला है? सी शिवरमन मूर्ति। सी शिवरमन मूर्ति के अनुसार सित्तनवासल की गुफाएं जो हैं वो पांड्य चित्रकला में हैं। मूल रूप से ये चित्रण कैसे हैं? तो ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं, जैन धर्म से। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो नृत्यरत अप्सरा जो दर्शाया गया है वो क्या कर रही है? तो ये नृत्यरत अप्सरा जो है नाचने की मुद्रा में है और गति अंगों में थिरकना, बायां हाथ दाहिनी ओर चूड़ान तक गया हुआ है। दूसरी नर्तकी अप्सरा की ग्रीवा, भुजाओं और कानों में रत्न जड़ित सुंदर आभूषण बढ़िया चित्रित हैं। आप उन्हें देखने का प्रयास करेंगे तो साफ साफ दिखाई भी दे जाएगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई भी दे जाएगा, खूब अच्छे से चित्रित किया गया है। सुंदर आभूषण चित्रित किए गए हैं दूसरी अप्सरा के ऊपर। और अगर आगे की बात की जाए तो मुख मुद्रित ओजपूर्ण है, यानी बढ़िया और साफ सुथरा चेहरा है, और ओजपूर्ण यानी कुछ विशेष जो है ऊर्जा के साथ दर्शाया गया है, एकदम मुख खिला हुआ है। और ऐसा गतिपूर्ण आलेखन भारतीय चित्रकला में कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे नग्नता की अवस्था कम दिखाई गई है, वक्षस्थल ऐसे हों, इसका कोई वर्णन ही यहाँ पे नहीं किया गया है। आपने प्रीवियस में देखा कि उसमें किस तरह से जो है गंभीरता लाई गई थी, इस पे बात किया गया था। ठीक है, लेकिन सित्तनवासल में इस पे बात नहीं किया गया है। चित्रण को कहा गया है बहुत ही अच्छे से, जबकि ये नर्तकी थी, इसको तो और ज़्यादा डिटेल्स में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं दर्शाया गया है। और जो है ग्रीवा, भुजा, कानों आदि में बढ़िया से सुंदर आभूषण चित्रित हैं। मुख ओजपूर्ण दिखाई दे रहा है, अच्छे से कपड़े पहने हुए है, एक हाथ इसके यहाँ पे है, दूसरा हाथ यहाँ पे है, अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, सित्तनवासल की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों के कई चित्र भी मिलते हैं। जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, उनसे संबंधित अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा राइट आंसर सित्तनवासल गुफा ही होगा। यहीं पे अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र, ये अर्धनारीश्वर जो लिखा हुआ है ये भगवान भोलेनाथ का चित्र है। भगवान भोलेनाथ यानी शिव का चित्र है। अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है, जिसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में करुणा और शांत रस में डूबे हुए बताए जा रहे हैं। करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित हो रहे हैं। महादेव की जटाओं में मुकुट व जूड़ा लगाए हुए, कानों में पत्र कुंडल पहने दर्शाया गया है। ऐसा सशक्त एवं नेत्रों में द्रव्य ज्योति और शक्ति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या दर्शाया गया, सरोवर में कमल है, बढ़िया से सित्तनवासल दर्शाया गया। नृत्यरत अप्सरा दर्शाया गया, यहीं पे अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ को दर्शाया गया, कहाँ पे, सित्तनवासल में ही, तो याद रखना है। एक राजा का भी चित्र भी आएगा, आगे राजा पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक अन्य स्थान पे एक राजा का चित्र भी है, जिसके चित्रों पे अभिजात विशिष्टता के भाव बहुत ही अच्छे से दर्शाए गए हैं। उसके बाएं कंधे के पीछे प्रफुल्लित मुख मुद्रा वाली एक महिला भी आकृतित है, यानी वैसे चित्रण भी दर्शाया गया है। अनुमानतः माना जा रहा है कि यह जो राजा का चित्र है ये राजा महेंद्र और उनकी पत्नी का है। राजा महेंद्र और उनकी पत्नी का चित्रण है। पृष्ठभाग में राजा प्रसाद का चित्रण भी है। एक अन्य आकृति जिसकी ग्रीवा मोटी है, अनुमानतः एक गंधर्व का चित्र है। गंधर्व रूपी चित्रण कहाँ पे किया गया है, सित्तनवासल की भित्ति चित्रण में किया गया है, यानी सित्तनवासल की गुफाओं में किया गया है। आगे बात करते हैं, जिसके हाथ में कमल है, जो गंधर्व कन्या खड़ी हुई है उसके एक हाथ में कमल है। आकृति के नेत्र, अंग भूमिकाएँ एवं हस्त मुद्राएँ कलाकार की शिल्प कला का द्योतक हैं। तो माना जा रहा है जो कलाकार इसको बनाया होगा वो बहुत ही अच्छे से उत्कीर्ण किया है, ऐसा इसको जो है दर्शाया गया है, ऐसा इसने चित्रित किया है। आगे बात करते हैं क्या विशेषताएं हैं सित्तनवासल चित्रों की। तो मूल रूप से कुछ खास विशेषताएं हैं, 4-5 विशेषताओं को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। 2.25 चश्म चेहरे का अंकन मूल रूप से कहाँ मिलता है, तो वो पल्लवकालीन युग की देन है। 2.25 चश्म चेहरों का अंकन जो है मूल रूप से सित्तनवासल की गुफाओं में मिलता है। किसकी देन है, पल्लवकालीन युग की देन है। चित्रों के विषय किस पे आधारित हैं, जैन व जैनेतर युग पे पूर्णतः लौकिक हैं। कैसे दृश्य दिखाए गए हैं, लौकिक दृश्य। ऑप्शन पूछा जाएगा, सित्तनवासल की गुफा में कैसे दृश्य दर्शाए गए हैं, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर लौकिक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण डाटा आपको याद रखना है वो संयोजन याद रखना है, कि संयोजन में चित्रोपय तत्वों का मेल जो है बहुत साफ सुथरा किया गया है, अच्छे से मधुर रूप में दर्शाया गया है। चौथा स्टेप आता है, गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन जो है मूल रूप से हस्त मुद्रा में और भाव सौंदर्य बहुत अच्छे से अजंता का कापी किया गया है, यानी अजंता की याद को ताज़ा कर देता है कौन, तो सित्तनवासल की गुफा। ठीक है, नर्तकियों का अंकन अजंता की गुफा को ताज़ा कर देता है, इस टाइप से भाव सौंदर्य को दर्शाया गया है। 5वां स्टेप आता है, सित्तनवासल के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता, सैष्ठव एवं प्रवाहमान की रेखाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में मिलती हैं। यानी अजंता गुफा का कुछ कुछ चित्रण ऐसा है जो उससे मेल खाता है, तो वो है सित्तनवासल की गुफा में। सित्तनवासल दक्षिण भारत का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु, कृष्णा नदी, तंजौर जिला। आगे 6वां स्टेप जो है वो सित्तनवासल से संबंधित है, और इसकी विशेषता क्या है, आकृतियों को गौर रंग यानी सुंदर वर्ण को दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। साफ सुथरा दर्शाने के लिए, अच्छे से दर्शाने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सित्तनवासल गुफा से संबंधित थी और आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, वैसे तो हम लोग पढ़ें तो ऐसा डाटा जो है 4-5 दिन तक हम लोग पढ़ते रहें, ख़त्म ही ना हो, लेकिन जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी का जो है अध्ययन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हम लोग जो स्टार्टिंग में जो भूमिका तैयार करते हैं, प्रीवियस में जैसे हमने पढ़ा भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो, भारतीय चित्रकला क्षयंग हो, जोगीमारा हो, बादामी और सित्तनवासल गुफाओं पे हमने बात की, तो ये आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है।
बेटा वीडियो एक बार लाइक कर दिया करो, फ्रेंड के बीच अवश्य शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं के पास शेयर करिए, ऐसा नहीं है कि कहीं भी शेयर करिए, ठीक है। तो उनके पास और डाटा पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। और वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है, तो अगर आप अभी से तैयारी मेंटेन कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपका जब आत्मविश्वास तगड़ा होगा तभी आप परीक्षा को नस्ते नाबूद कर पाएंगे, ठीक है। तो आत्मविश्वास अपने अंदर जग जाएगा जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 50% सिलेबस मैं कहता हूँ, जैसे ही हम 50% सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे आपके अंदर एक नया जो है ऊर्जा, एक नई प्रवाह आपके अंदर आ जाएगी। आप खुद कहेंगे सर मेरा इतना तैयार हो गया है कि अब परीक्षा कैसे भी करा लें आराम से मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 50% डाटा हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद मॉडल पेपर भी करना स्टार्ट कर देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिलेगा ही। टेस्ट पेपर मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया है, चल रहा है। टेस्ट पेपर पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।